आपकी ना सरकार में हिस्सेदारी, ना कॉर्पोरेट सेक्टर में हिस्सेदारी। आप जाइए, लिस्ट निकालिए, प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए, उसमें देखिए, उसमें आपको दलित नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक मालिक नहीं मिलेगा, एक आदिवासी, एक दलित, कोई नहीं मिलने वाला उसमें। फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालिए, कॉलेजेस की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक मालिक आपको पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक मालिक दलित नहीं मिलेगा, एक मालिक आदिवासी नहीं मिलेगा। फिर आप जाइए और कहिए ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं मिला, सरकार में नहीं मिला, अस्पतालों में नहीं मिला, यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं मिला। और फिर आप लिस्ट निकालिए जो कॉन्ट्रैक्ट से काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालिए, और उस लिस्ट में आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेगा। और कर 200 किलो कोयला लिए, धकेल कर साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए, धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है, इससे बड़ा सवाल है ही नहीं। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा, और हम इसमें संविधान की रक्षा करके अपनी सरकार बनाएंगे और एचईसी के मजदूरों का मांग लेंगे। हम वो तमाम सवालों को जो आज झारखंड में जुड़ा हुआ है उसका निपटारा करेंगे। आप आज ऐसे नेता के बीच में आए हैं जो मोदी के आंख में आंख डाल करके बात करने वाला देश में कोई दूसरा नेता नहीं है, कोई दूसरा नेता नहीं है। और बीजेपी चाहती है कि एचईसी काम ना करे और आने वाले कल एचईसी फैक्ट्री का नाम बदलकर अदानी नाम का नेम प्लेट इसके ऊपर लगा दिया जाए, इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और भाइयों और बहनों, आज एचईसी के लोग आए हैं, मगर जहां भी मैं जाता हूं वहां पे ऐसे किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के लोग बैनर लिए, पोस्टर लिए, झंडा लिए खड़े दिखते हैं। बीएचईएल, एचएएल, एचईसी, क्योंकि मोदी सरकार सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आस्ते 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 मारकर एक ही नेम प्लेट लगाना चाहती है। भाइयों और बहनों, बीएचईएल नहीं, एचएएल नहीं, एचईसी नहीं, इंडियन ऑयल नहीं। आज के दिन में आपको इस बात की खुशी हो गई कि आपकी सरकार असेंबली में जीत गई, आपकी सरकार। और आज झारखंड की यात्रा के बाद आज रांची के इस शहीद मैदान में कभी हम सबको नेता सोनिया गांधी ने यहां आकर के एचईसी के लिए बचाने का वादा किया था और उसको निभाया था। यही कह सकता हूं कि हमने किया है और हम ही करेंगे। ये राहुल जी का वादा है। 24 में एक कदम आप चलिए, इस न्याय यात्रा में एक कदम आप चलिए। और आज राहुल जी का जो संकल्प है कि हम न्याय मिलने तक संघर्ष करेंगे, न्याय मिलने तक, ये संकल्प में आप भी कदम बढ़ाइए। रांची के लोग, झारखंड के साथियों,
आदिवासी को बेटा और बेटियों, आज ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। अब आपके सामने यूसीसी की लड़ाई होने वाली है, जिसमें आपकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा सबको स्टीम रोलर करने की प्रयास की जा रही है। इसलिए मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, हम तमाम साथी, अगर ये मार्केटिंग हट जाता तो और भी अच्छा लगता आपको, लेकिन जो जहां है आज इस लड़ाई में संकल्प करे कि राहुल जी की जो संकल्प यात्रा है, राहुल जी की जो न्याय यात्रा है, राहुल जी का जो दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 किलोमीटर का ये संकल्प यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा है, इस यात्रा में आप भी एक कदम चलेंगे और 24 में संविधान की रक्षा करके अपनी सरकार बनाएंगे और एचईसी के मजदूरों का मांग लेंगे। हम वो तमाम सवालों को जो आज झारखंड में जुड़ा हुआ है उसका निपटारा करेंगे। आप आज ऐसे नेता के बीच में आए हैं जो मोदी के आंख में आंख डाल करके बात करने वाला देश में कोई दूसरा नेता नहीं है, कोई दूसरा नेता नहीं है। काफी लोग हमारे पास आए, झारखंड से आए, उड़ीसा से आए, बाकी प्रदेशों से आए। उन्होंने कहा, देखिए आपने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से आप कश्मीर चले, मगर झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा? इधर तो आपने यात्रा नहीं की। आपको दूसरी रात यात्रा करनी चाहिए। मणिपुर से महाराष्ट्र एक और भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। और ये हजारों लोगों ने हमसे कहा, इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मणिपुर से महाराष्ट्र दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हम कर रहे हैं। और आपने देखा झारखंड में कितने जोश से, कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा झारखंड की आम जनता ने हमारी यात्रा में डाली। तो आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हेलो, जितने भी लोग गाजा बाजा बजा रहे हैं उनसे आग्रह है कि बाजा बंद कर देंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी की बातों को सुनेंगे, बाजा बंद करेंगे। तो इसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमने एक नया शब्द डाला है, न्याय शब्द डाला है। और इस शब्द को देश में आज बहुत अच्छी तरह समझा जा रहा है। ये जो एचईसी के पोस्टर लिए हैं, आप अन्याय शब्द को बहुत अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि आपके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? जोर से बोलो, दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसका आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इसका आस्ते 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 गला घोट रहे हैं। सही? बताइए, एचईसी का गला क्यों घोटा जा रहा है? क्योंकि सरकार और बीजेपी चाहती है कि एचईसी काम ना करे और आने वाले कल एचईसी फैक्ट्री का नाम बदलकर अदानी नाम का नेम प्लेट इसके ऊपर लगा दिया जाए। इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और भाइयों और बहनों, आज एचईसी के लोग आए हैं, मगर जहां भी मैं जाता हूं वहां पे ऐसे किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के लोग बैनर लिए, पोस्टर लिए, झंडा लिए खड़े दिखते हैं। बीएचईएल, एचएएल, एचईसी, क्योंकि मोदी सरकार सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को
आस्ते 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 मारकर एक ही नेम प्लेट लगाना चाहती है भाइयों और बहनों। बीएचईएल नहीं, एचएल नहीं, एचईसी नहीं, इंडियन ऑयल नहीं, अदानी। और यहां जो काम करते हैं, जिन्होंने सालों के लिए अपना खून, अपना पसीना दिया है, उन सबको ये बेरोजगार बनाना चाहते हैं। और मैं इस स्टेज से आपको बता दूंगा, और ये याद रखिए एचईसी वाले लोग, कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। बीजेपी के लोगों से मैं कहता हूं, कर लो जो करना है, अदानी का नाम एचईसी पे नहीं लगेगा, हम नहीं लगने देंगे। ये देश की पूंजी है, ये किसी उद्योगपति की पूंजी नहीं है। ये फ्री गिफ्ट अदानी को नहीं मिलेगा, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। और हमारी सरकार आएगी तो जो आपको सपोर्ट की जरूरत होगी वो आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको कंपेटिटिव बनाया जाएगा। भाई और बहनों, पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में ओबीसी वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, दलित वर्ग की कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा मत बोलो भैया, मुझे नंबर दो, मुझे नंबर दो। कितने प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग हैं इस देश में? नंबर दो। देखो, कोई नंबर नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता कि इस देश में इतने पिछड़े लोग हैं। भाइयों और बहनों, बात आप समझिए, देश में कम से कम 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। सही बात है। और मैंने कम से कम शब्द का प्रयोग किया है। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था, आज उस वायदे को तेलंगाना की सरकार ने पूरा किया है। कौन सा वायदा? जाति जनगणना का वायदा। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। अब मैं आपको ये बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि ये जो एचईसी के लोगों को तंग किया जा रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं, और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस एचईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को और गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को बेरोजगार बनाने का काम है। यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है। यह दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से चोरी है। यह हो रहा है। आप देखिए, किसी दिन आप अदानी जी की कंपनी की लिस्ट निकालिए, अदानी की कंपनी की लिस्ट निकालिए,
और मैनेजमेंट की टीम देखिए, अदानी की कंपनी में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और इस एक व्यक्ति को देश की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, स्टोरेज की फैसिलिटी, सोलर पावर, विंड पावर, जो भी ये व्यक्ति चाहता है इसको मिल जाता है। ये डिफेंस में देश की रक्षा सेना करती है। आप देख लीजिए, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे इसी एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चाहते हैं, इसीलिए इस एक व्यक्ति को एयरपोर्ट, पोर्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट सारा का सारा पकड़ाया जा रहा है। मैंने आपसे सवाल पूछा, इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं? इसके पीछे सोच है। भाइयों और बहनों, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाइए, किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाइए और वहां पूछिए यहां पे पिछड़े लोग कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं? आपको एक नहीं मिलने वाला। फिर आप जाइए हिंदुस्तान की सरकार में, जाइए, 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, पूरे के पूरे बजट को ये कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार 10 रुपए खर्च करती है तो रुपए कहां खर्च होंगे, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। 90 में से आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने, आप जानते हो? देखो, सन्नाटा छा गया, सब चुप हो गए। भाइयों और बहनों, 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं और 100% बजट में से ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5% कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बजट में बांटती है तो 5 रुपए का निर्णय ओबीसी वर्ग लेता है। आप जानते हो दलित वर्ग के अफसर कितना निर्णय लेते हैं? फिर से बोलो, जीरो जितना, उसको जीरो ही मान लो। आदिवासी वर्ग, उनको भी जीरो मान लो। तो आपकी ना सरकार में हिस्सेदारी, ना कॉर्पोरेट सेक्टर में हिस्सेदारी। आप जाइए, लिस्ट निकालिए, प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए, उसमें देखिए, उसमें आपको दलित नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक मालिक नहीं मिलेगा, एक आदिवासी, एक दलित, कोई नहीं मिलने वाला उसमें। फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालिए, कॉलेजेस की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक मालिक आपको पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक मालिक दलित नहीं मिलेगा, एक मालिक आदिवासी नहीं मिलेगा। फिर आप जाइए और कहिए ठीक है,
कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं मिला, सरकार में नहीं मिला, अस्पतालों में नहीं मिला, यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं मिला। और फिर आप लिस्ट निकालिए जो कॉन्ट्रैक्ट से काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालिए और उस लिस्ट में आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेंगे और कोई नहीं मिलने वाला। तो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, सही बात बोली, उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनको मजदूरी, बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में, अस्पतालों में, कोर्ट्स में, स्कूल कॉलेजेस में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं कितने। 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 8% आदिवासी हैं, 15-16% दलित हैं, और इनकी हिस्सेदारी है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। किसी भी मजदूर के पास चले जाओ। आज मैं अभी सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए, धकेल कर साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए, धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है, इससे बड़ा सवाल है ही नहीं। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा। और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। और एक और बात समझिए, रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। और हम जो दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। तो ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा मुद्दा है ही नहीं। सामाजिक अन्याय और इसी से जुड़ा हुआ आर्थिक अन्याय। आप मुझे बताइए, जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस, यहां पे, नहीं हाथ नीचे करो, यहां पे एक व्यक्ति जिसको जीएसटी से फायदा हुआ हो, मुझे दिखा दो। कौन है ये? अंबानी को फायदा हुआ, अदानी को फायदा हुआ, देश के अमीर लोगों को फायदा हुआ। ये एचएसई में जो काम करते हैं इनका जबरदस्त नुकसान हुआ। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अमीर लोग नहीं देते। जीएसटी वो मजदूर देता है जो 200 किलो को धकेल रहा था। वो उतनी ही जीएसटी देता है जितनी अदानी देता है, अंबानी देता है। वो शर्ट खरीदता है, उतनी ही जीएसटी लगती है जितनी अदानी जी की शर्ट को लगती है। तो पैसा कहां से जा रहा है? बजट का पैसा कहां से जा रहा है? दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से।
गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी से, और जा कहां रहा है? अरबपतियों के जेब में, अदानी की जेब में, इन लोगों की जेब में। इसीलिए देश में भयंकर बेरोजगारी फैल गई है। इन्होंने क्या किया? सारे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। जो छोटा बिजनेस करते थे, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस करते थे, उनको सबको मार दिया। दो हथियार का प्रयोग किया इन्होंने। पहले प्रधानमंत्री ने झूठ बोला और कहा कि मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, और नोटबंदी कर दी। नोटबंदी ने हिंदुस्तान के सब छोटे बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, उड़ा दिया। यह अदानी जी के लिए काम किया। उसके बाद जीएसटी लागू कर दी। नतीजा हुआ कि आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार पा ही नहीं सकता। जितना भी ढूंढना है ढूंढ लो। मैं झारखंड के युवाओं से कह रहा हूं, देश के बाकी युवाओं से कह रहा हूं, जितना आपको ढूंढना है ढूंढो। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज के बाद छोटे बिजनेसेस हैं ही नहीं। ये देश की रीढ़ की हड्डी है। ये बेरोजगार देते हैं, इनको खत्म कर दिया। तो जब तक दिल्ली की सरकार नहीं बदलेगी, तब तक इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। सीधी बात है। और मैंने, अब मजे की बात देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कहते थे, हर भाषण में कहते थे, मैं ओबीसी हूं। याद है आपको? तो मैंने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी आप ओबीसी हैं, आप पिछड़े वर्ग के हैं, तो आप ऐसे करिए, जाति जनगणना लागू कर दीजिए। देश को बता दीजिए कि आप जैसे पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। उसके एकदम बाद नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, कहते हैं, भाइयों और बहनों, देश में दो ही जात हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। वारे वाह, एक अमीर है और एक गरीब है, तो फिर आप कहां के ओबीसी बन गए? जब ओबीसी को हक देने का टाइम आया, रिजर्वेशन देने का समय आया, सामाजिक न्याय देने का समय आया, दलितों को, आदिवासियों को न्याय देने का समय आया, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस देश में तो जाति नहीं है। और जब वोट लेने का समय आता है तो नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं तो ओबीसी हूं, मैं तो ओबीसी हूं। आप कैसे ओबीसी हैं? तो देश में सामाजिक न्याय, अन्याय, आर्थिक अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, ये 5 बड़े बड़े अन्याय हो रहे हैं। और ये हर रोज कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। ये सरकार को, मोदी जी को नहीं दिखते, उनके मंत्रियों को नहीं दिखते, मगर बाकी हिंदुस्तान को हर रोज ये दिखते हैं। और इन अन्याय के खिलाफ हमने न्याय यात्रा शुरू की है। ये हमारा लक्ष्य था। और इससे देश को हमने एक दूसरी विचारधारा दी है कि देखिए, नफरत से, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बेरोजगारी फैलेगी, महंगाई बढ़ेगी, यही होने वाला है। और ये आपको पिछले 10 साल में दिखा है। जितनी नफरत बढ़ती है, जितनी हिंसा बढ़ती है, उतनी बेरोजगारी बढ़ती है, उतनी महंगाई बढ़ती है, उतना पैसा अदानी जी का बनता है। तो ये हो क्या रहा है? ये आपको लड़ाते हैं, एक दूसरे से लड़ाते हैं और आपसे कहते हैं देखो, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ो, एक जात दूसरी जात से लड़ो, एक भाषा दूसरी भाषा से लड़ो। समाज में हिंसा फैलाते हैं
और फिर आपकी जेब में से आपका पैसा उठा के अदानी जी की जेब में कर देते हैं। यही हो रहा है। और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे आपकी सरकार को ये क्यों हटाए? क्योंकि ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि झारखंड में आदिवासी चीफ मिनिस्टर है। ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने हमारी सरकार को हटाने की कोशिश की। और कांग्रेस पार्टी, जेएमएम सब मिलकर बिल्कुल इनके सामने एक लाइन में खड़े हो गए। और क्या हुआ? सरकार बच गई। ये हर प्रदेश में करते हैं। जहां भी उनको चांस मिले, ये या सीबीआई का प्रयोग करके, ईडी का प्रयोग करके, इनकम टैक्स का प्रयोग करके या पैसा देकर ये यही काम करते हैं। लोकतंत्र पे ये आक्रमण कर रहे हैं, संविधान पे ये आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता की जो आवाज है इसको दबाना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, लोकतंत्र की जो आवाज है उसको कभी नहीं दबने देगा। तो आप सब यहां आए, आपने इतनी हमारी मदद की, सड़कों पे लाखों लोग निकले। मोदी मीडिया, देखिए मोदी मीडिया, मैंने पहले कहा प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है। ये हमारे मित्र नहीं है। ये रिपोर्टर ही ये हो सकते हैं बेचारे, मगर इनके जो मालिक हैं वो हमारे मित्र नहीं है। उनके मित्र दूसरे हैं। तो आप सबसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, आप संविधान के लिए लड़ रहे हो, और आप इस देश की रक्षा कर रहे हो। देश की रक्षा कर रहे हो। आखिरी बात, नहीं बोलो, जोर से बोलो। नहीं, एक सेकंड, जोर से बोलो। ये देखो, सरना कोड देना होगा।